हाल ही में दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम एक प्रोग्राम का इनेकाद हुआ जिसका मकसद आयुर्वेदा के तरीक़े इलाज से आवाम को बेदार करना था। इस प्रोग्राम में हिंदुस्तान के कई मशहूर और मारूफ आयुर्वेदा के तबीबों ने शिरकत की। साथ ही इस मौके पर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब वीके सक्सेना बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद थे, जिन्होंने आयुर्वेदा के फवाइद पर रोशनी डालते हुए लोगों को आयुर्वेदा से मुस्तफिद होने का मशवरा दिया। साथ ही DPSR यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर रमेश के गोयल और दीगर माहिरीन तिब ने भी अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। प्रोग्राम में मौजूद दीगर तमाम शुरका ने आयुर्वेदा से मुतालिक बहुत सी मालूमात हासिल की और माहिरीन का शुक्रिया किया। जिस तरह आज दुनिया में योगा और खादी पॉपुलर हुई हैं, जिन्होंने भारत का नाम किया है, आज ज़रूरत है कि आयुर्वेदा भी उसी मुकाम पर पहुँचे। आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी अनेकों मंच से योगा और खादी की बात करते आए हैं, जिसकी वजह से ये दोनों आज दुनिया में बहुत पॉपुलर हुए। आज कोई ऐसा देश नहीं है जो योगा से जुड़ा ना हो, कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ खादी बिकती ना हो। ये हमारी पुरानी परंपराएं थीं जो धीरे धीरे लुप्त हो गई थी। उन्हें ज़रूरत थी एक प्लेटफॉर्म देने की। आयुर्वेदा भी युगों से इस देश में चलाया जा रहा है, यूज़ किया जा रहा है, और पूरी दुनिया में एक समय ऐसा था जो भारत के जो आयुर्वेदा से जुड़े हुए वैद्य हुआ करते थे, हकीम हुआ करते थे, वो अलग अलग जगहों पर जाकर इलाज किया करते थे। लेकिन ये आर्ट धीरे धीरे समय के साथ ख़त्म होती चली गई। लेकिन मुझे खुशी है कि अब इस आर्ट को दोबारा रिवाइव किया जा रहा है। शायद आपको मालूम होगा कि हमारे समय में ऐसे वैद्य हुआ करते थे जो सिर्फ नाड़ी को पकड़ के ही पूरा रोग बता दिया करते थे। आपको किसी मशीन में अपने ब्लड को या यूरिन को या किसी और चीज़ को टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। हमने वो दक्षता हासिल की थी, हम उस मुकाम तक पहुंच गए थे। लेकिन समय के साथ हमारी वो आर्ट धीरे धीरे लुप्त होती चली गई, और जिनके पास वो आर्ट थी उन्होंने उसे दूसरों को ट्रांसफ़र नहीं किया। तो आज ज़रूरत है कि हम इस आर्ट को फिर दोबारा जगाएं और फिर उसी मुकाम पर ले जाएं जहां वो पहले हुआ करती थी। अगर आपने देखा होगा कि कभी आपका गला खराब हो गया तो दादी माँ के नुस्खे में शहद और उसके साथ मुलेठी को खिला कर आपको एक चम्मच दे दिया जाता था और शाम तक आपका गला ठीक हो जाता था। शहद वैसे तो इस देश में दवाई की तरह यूज़ किया जाता है, लेकिन अगर देखा जाए तो वो एक कंप्लीट फूड है।
मैं आज आपसे इतना ज़रूर कहूँगा कि यदि 2 चम्मच रोज़ाना अगर आप शहद लेते हैं तो आपको बहुत सारी दवाइयों की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शहद की वो शक्ति है और इसीलिए कहा जाता है 2 चम्मच रोज़ाना शहद का खजाना। आज ज़रूरत है कि हम हमारी जो पुरानी परंपराएं हैं उन्हें फिर से उजागर करें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि पैकेजिंग। हमारी दवाइयाँ बहुत अच्छी होती हैं, उनसे इलाज भी हो रहा है, लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है, लेकिन आज जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है पैकेजिंग। अगर आप सोने को भी किसी गंदी सी पुड़िया में दे देंगे तो शायद उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन वही चीज़ अगर आप एक अच्छे से पैकेट के अंदर जिसकी पैकेजिंग बहुत खूबसूरत है उसमें देते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो हमने अपने प्रोडक्ट्स की वैल्यू अपने आप घटाई है। आज ज़रूरत है कि हम मॉडर्न पैकेजिंग को अडॉप्ट करें। जो हमारी दवाइयाँ हैं वो ऐसी प्रॉपर पैकेजिंग के अंदर हों जिन्हें लोग लेना पसंद करें। हमारे आयुष मंत्रालय को हमारे माननीय अमित शाह जी ने एक आह्वान दिया था कि हर घर आयुर्वेद आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत विजन 2047 आज़ादी का और लक्ष्य जो हमारा रखा गया है कि हम आयुर्वेद पूरे वर्ल्ड में हो और उसकी एक अलग महत्व, उसका महत्व चारों तरफ हो, उसके आह्वान के लिए उन्होंने करीब 1.5 महीने का प्रोग्राम दिया है। उसके अंतर्गत अलग अलग प्रोग्राम चल रहे हैं। इस सप्ताह में दिया है आयुर्वेद फॉर सीनियर सिटीजन्स, वरिष्ठ नागरिकों के लिए। तो 7 दिन का प्रोग्राम था। तो 7 दिन के प्रोग्राम में हमने उन्हीं के थीम्स के आधार पर, उन्होंने जो जो बातें बताई उसके आधार पर हमने 7 दिन का प्रोग्राम किया, जो 3 तारीख से शुरू हुआ और आज से एक सिंपोजियम के रूप में ख़त्म हुआ है। तो उसमें न केवल हमने कुछ लेक्चर्स रखे हमारे स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग के लिए, बल्कि आयुर्वेद को हर घर फैलाने के लिए पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम जैसे मार्च पास भी हुआ, ओल्ड एज होम्स की विजिट भी हुई, बच्चों में पोस्टर कंपटीशन भी रखे गए जिसके अवार्ड्स आज हमारे राज्यपाल श्री ने दिए। उसके अलावा हमने और भी कई प्रोग्राम किए जिससे आयुर्वेद एक बन सके। हमारी यूनिवर्सिटी पिछले 1.5 साल से एक योग का प्रोग्राम भी किया था। योग भी एक आयुर्वेद का ही पार्ट है, उसका कोर्स भी चल रहा है। पिछले वर्ष हमने B.Pharm आयुर्वेदा भी शुरू किया और आयुर्वेद को मॉडर्न वे में ले जाने के लिए आयुजिनोमिक्स को भी हम ला सकें। तो इसलिए प्रिसीजन मेडिसिन सेंटर जिसकी विजिट हमारे सम्माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने ली और उन्होंने उसको भी सराहा है। हमें पूर्ण विश्वास है कि हम इस आयुर्वेद को हमारी यूनिवर्सिटी के थ्रू भी कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे जिससे ये जो मकसद है, जो लक्ष्य है 2047 का, वो पूरा हो। आज की तारीख में भी कहा जाता है कि 70 to 80% वर्ल्ड वो आयुर्वेद ही या ट्रेडिशनल मेडिसिन यूज़ करता है, चाहे वो अफ्रीकन मेडिसिन बोलो या चाइनीज़ मेडिसिन बोलो। लुप्त तो नहीं हुई हैं, हाँ इनको पॉपुलराइज नहीं किया गया था और इनको अलग एक रिकॉग्निशन कर सके। जैसे आज कोई डॉक्टर MBBS होता है, उसको जो सम्मान है उसी तरह का सम्मान जैसे कोई आयुर्वेदिक फिजिशियन हो या वो हो, तो आप भी समझ सकते हैं कि इतना शायद नहीं है। ये एक रियलिटी है। तो आयुष मंत्रालय आने के बाद में, नए नए नियम आने के बाद में, मॉडर्नाइजेशन की तरफ ध्यान रखने की वजह से अब रिकॉग्निशन बढ़ रहा है और स्पेशली कोविड ने भी बता दिया कि नहीं, आयुर्वेद में बहुत कुछ छिपा है
उससे बहुत कुछ लिया जा सकता है, ये मेरा मानना है। हर घर आयुर्वेद तो वर्षों से है, आज कोई पहली बात नहीं है कि हर घर आयुर्वेद है। हमारे भारतीय हो या कोई भी संस्कृति में हम मसाले जब यूज़ करते हैं तो आयुर्वेद ही है। कुरकुमिन, हल्दी क्या आयुर्वेद का हिस्सा नहीं है? उसी तरह से मेथी, ये सब चीज़ें आम है जो हम खाते हैं, तो एक तरह से तो हम आयुर्वेद ही उपयोग करते हैं। मुझे अभी कनाडा गया था तो देखा कि अश्वगंधा सुपर स्टोर में मिल रहा है आराम से। यही बता रहा है कि यस, आयुर्वेद फैल चुका है, क्योंकि अश्वगंधा के मॉडर्न वे में बताया गया कि कैसा उसका उपयोग है। तो इस तरह से अगर देखें तो हर घर आयुर्वेदा तो है, उसकी जानकारी देके किस प्रमाण में लेना चाहिए, किस प्रमाण में ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, इन सब का हमको करना होगा। जैसे आयुर्वेद में जब हमारा जब कोविड आया तो वो काढ़ा पीपर में तुलसी जो चार का जो था, उससे नुकसान भी होने लगे, उससे बदनामी हो जाती है। लेकिन हाँ, अगर उसको बता दिया जाता है कि इस लिमिट्स के अंदर ही चलना है या कुछ जो लोगों का, तो उस तरह से हम इस संपदा को एक ज़्यादा पॉपुलर कर सकते हैं। तो आयुर्वेद जो है ये प्राचीनतम जो है चिकित्सा पद्धति है, और ये केवल मात्र चिकित्सा पद्धति ही नहीं है, स्वास्थ्य विज्ञान है, हेल्थ केयर सिस्टम है ये पूरा आयुर्वेद। और इसको विकसित करने के लिए, प्रचारित और प्रसारित करने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा जो है विभिन्न प्रकार के जो है कार्यक्रम किए जाएंगे। उसमें से एक कार्यक्रम ये भी है कि हर घर में हर दिन जो है आयुर्वेद का प्रयोग हो, लोग जो हैं इसका उपयोग करते हुए जो है स्वास्थ्य लाभ जो है पाएँ। और जो ऐसी बीमारियां हैं ख़ास करके जिनका इलाज जो है, जो कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है उसमें नहीं है, ख़ास करके लाइफस्टाइल डिजीज़, जीवन शैली से उत्पन्न होने वाले जो रोग हैं, जिनके ऊपर जो है वो कई साल लग जाते हैं, और बीमारियां ऐसी होती हैं जो जीर्ण होती चली जाती हैं, क्रॉनिक होती चली जाती हैं, परंतु पूर्ण रूप से जो है वो नष्ट नहीं होती। तो ऐसी बीमारियों के लिए विशेष रूप से जो है वरिष्ठ नागरिक जो हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, ठीक है, तो जेनेटिक हेल्थ केयर के लिए आयुर्वेद का कैसे प्रयोग किया जाना चाहिए, मतलब व्यक्तिगत तौर पे, और एक जो है जो प्रैक्टिशनर्स हैं हमारे, या जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है, वो किस प्रकार से जो है आयुर्वेद का प्रयोग जो है इन रोगों से बचने के लिए, इन रोगों अगर हो गए हैं तो उसका जो है इलाज कैसे किया जाए, और जो सेल्फ हेल्थ केयर मोड में लोग जो है कैसे जो है आयुर्वेद को अपना सकते हैं, उस चीज़ को जो है विकसित करने के लिए, प्रसारित करने के लिए जो है ये प्रोग्राम जो है आयोजित किया गया है। ये दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च जो यूनिवर्सिटी है उनकी तरफ से ये ऑर्गेनाइज़ किया गया है। और ये 6 दिन का प्रोग्राम जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रोग्राम है, क्योंकि ये मुझे लगता है ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जो नॉन आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी तरफ से जो है इस प्रकार के प्रोग्राम जो है किए जा रहे हैं इन कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। और जो केवल मात्र जो है जो लोग हैं, जो मतलब जो संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं, साइंटिस्ट हैं या टेक्निकल पर्सन हैं, केवल मात्र उन तक ही जो है ये ज्ञान नहीं पहुंच रहा है, उसके अलावा जो है जो सामान्य जो जनता है वहाँ तक भी ये जो है उनको भी जो है ये उपयोगी ज्ञान जो है ये मिल रहा है। जो आयुर्वेदा है ये जीवन विज्ञान है और स्वास्थ्य विज्ञान है, हेल्थ केयर सिस्टम है। ये केवल मेडिकल सिस्टम ही नहीं है, मतलब जो अप्रोच है आयुर्वेदा की, इट इज़ हेल्थ सेंट्रिक अप्रोच, नॉट द डिजीज सेंट्रिक अप्रोच। तो हेल्थ केयर इन ऑल एस्पेक्ट्स, ठीक है ना, चाहे वो फिज़िकल हेल्थ है, चाहे वो मेंटल हेल्थ है, चाहे वो क्या कहते हैं सोशल हेल्थ है, चाहे वो स्पिरिचुअल हेल्थ है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ है, मतलब ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ जो है दे आर टेकन केयर ऑफ बाय दिस आयुर्वेदिक सिस्टम। और एक होलिस्टिक हेल्थ सिस्टम है ये। होलिस्टिक का मतलब ये है कि मनुष्य के जीवन के जो सारे पहलू हैं उन सबको जो है ध्यान में रखते हुए उस हिसाब से जो है उसका जो है खान पान, उसकी जो है क्या चिकित्सा की व्यवस्था क्या होनी चाहिए, किस प्रकार के जो है डूज एंड डोंट्स, मतलब क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें जो हैं समग्र रूप से जो है वो बताई जाती है रोगियों को भी
और जो व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है तो वो अपना जीवन जो है कैसे बिताए, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो है बताई जाती हैं। और ये एक ऐसी चीज़ है, ये इसका एक ऐसा मतलब जो होलिस्टिक जो अप्रोच है और जो इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच है और जो कस्टमाइज्ड अप्रोच है आयुर्वेदा की, आई थिंक दैट हैज़ अट्रैक्टेड द ग्लोबल पॉपुलेशन टुवर्ड्स दिस सिस्टम ऑफ मेडिसिन। So see, Ayurveda as such, I consider it as not one of the oldest, but one of the oldest systems of medicine of the world, and it is a well documented system of medicine. And it is not that now people are practicing it, because if you see in our homes, you know, that our grandmothers and great grandmothers, we always look forward to them, that they will give us some nuksa which you can say, that is which will always treat us. Yes, and moreover the one very important thing is that the first line of Ayurveda is that your food is your medicine. So your food is your medicine means that is you have to be very, very particular in what you are eating. You have to consider your body as a temple and not as a garbage that you can add anything and whatever you want to, you can do that. So it means, and second important line is that prevention is better than cure. And in today's world also, you know, that the doctors all over the world, they have realized that they cannot cure. And when they say that they have to cure, then there are so many lifestyle diseases, and these diseases we just can't cure. And even the medical world, they have also agreed that they cannot cure. And in that process, you can see that the medical burden is increasing day by day. So if we just follow the first line of Ayurveda, that prevention is better than cure and your food is your medicine, I think most of us, we can get rid of these diseases. Yeah, see, right, the message for the new generation is that because you know that new generation as per their lifestyle, and all the diseases, if they see whether it is diabetes or it is related to your cardiovascular system or your neuro system, it all comes under one category, that is lifestyle. So it means that you need to change your lifestyle, and if you have to change your lifestyle, you have to change your habits, and always remember that your food is your medicine and prevention is better than cure. And it is not in India, all over the world now people are recognizing that we should move on to these natural herbs, and WHO has also recognized that the traditional systems of medicine, especially in Asia, people are coming more and more towards natural system of medicines, and in today's language they say organic. So if we say organic, the other name of organic is Ayurveda. I am Pat Krishnan, CEO of Remedium Therapeutics, a company based out of Chennai. So to basically talk about this conference, it was a great conference put together by DPSRU and the Ministry of Ayush, and a lot of people got involved in this. This has created a lot of awareness among a lot of people. Ayurveda, which is probably a 5,000-year-old tradition, finally we are all coming together to take it to the next level. As far as Ayurveda is concerned, we have to take it to the next level, because this medicine is a traditional medicine, proven, and it's evidence based, which means we have the evidence, now we have to practice it. And to practice it, we need to take the science behind it and see how this can be taken to the masses. That's the important part of this conference. And I must say that, I must congratulate and say that all the people who worked in DPSRU, including the Vice Chancellor and everybody, has put together a fantastic program for this Ayurvedic symposium and conference. Thanks a lot. मेरा अपना विशेष रुझान आयुर्वेद के लिए बहुत है, क्योंकि मैं ये मानती हूँ और विश्वास है कि जितना आयुर्वेद में गंभीर मंथन हुआ है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, रोगों से बचाव रखने के लिए,
और कैसे कम से कम अप्राकृतिक दवाएं खाए बिना ही स्वस्थ रखा जा सकता है, रोग निवारण किया जा सकता है, उतना विशिष्ट ज्ञान किसी भी मॉडर्न साइंस मेडिकल में नहीं है। और इसीलिए मैं सोचती हूँ कि हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली हैं कि इस देश में पैदा हुए, और इसकी आवश्यकता है कि हम इस ज्ञान के भंडार को पुनर्जीवित करें और संसार के सामने लाएं, क्योंकि इससे अच्छा स्वस्थ रहने का कोई रास्ता ही नहीं है। वो ज्ञान जो जन साधारण तक पहुंच जाता है तो वो विज्ञान की पराकाष्ठा है। इसका मतलब ये होता है कि विज्ञान के उस गहराई तक जन साधारण मान चुका है। तो मैं जब गांव में रहती थी तो मेरे दादाजी दादी हमेशा ही कहते थे कि मोटा खाओ मोटा पहनो। आज बड़ी हुई हूँ तो समझ में आता है कि मोटा खाना और मोटा पहनने का क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि प्रकृति से जो भी समय विशेष में पैदा होता है उसको हमें खाना चाहिए और प्राकृतिक पहनना भी चाहिए। कितने कॉटन के कपड़े में पहनने से जितना शरीर को आराम मिलता है शायद ही किसी और सिंथेटिक कपड़े को पहनने से मिलता है। तो अब 2023 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये वर्ष मनाने जा रहे हैं मोटे अनाज के लिए, मिलेट के लिए। कितने हम भाग्यशाली हैं कि आज हमारे देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिले हैं जो कि देश की सभ्यता, संस्कृति और ज्ञान को न केवल अपने जीवन में उतारते हैं बल्कि देशवासियों तक पहुंचाना चाहते हैं और पूरे संसार में पहुंचाना चाहते हैं। हम वाकई में बहुत भाग्यशाली हैं इतने अच्छे प्रधानमंत्री को पाने से। मैं कहना चाहूँगी कि मोटे अनाज को खाने से क्या होगा। सभी रोगों का आज का विश्लेषण ये है कि जो क्रॉनिक बीमारियां हैं जो आ जाती हैं, बस जाती हैं और ख़त्म नहीं होती हैं, उनके पीछे साइंटिफिक ये है हमारा मेटाबॉलिज्म में अंदर चेंजेस आ जाते हैं, जिनको आज की तारीख में हम कहते हैं बहुत सारी चीज़ें जैसे टॉक्सिन्स हैं या एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं, ऑक्सीडेंट्स कहते हैं, ऑक्सीडाइजर्स कहलाते हैं। उनके अलग अलग नाम हैं लेकिन उन सब का काम एक ही है। काम ये है कि एक बार इम्बैलेंस कर देते हैं जो होम्योस्टेसिस, जो शरीर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, एक तरह से उसको डीरेल कर देते हैं। और ये डीरेल करने की प्रक्रिया कोई भी इन्फेक्शन कर सकता है। तो ज़रूरी है कि हम इन्फेक्शन से बचें, और इन्फेक्शन से बचने के लिए हमारे शरीर में भगवान ने इम्यूनिटी सिस्टम दिया है। जो थोड़े बहुत हमारे ऊपर आक्रमण होंगे हमारा शरीर उनसे रक्षा कर सकता है। लेकिन ये इम्यूनिटी सिस्टम कैसे अच्छा बनता है? भोजन से। भोजन कौन सा होना चाहिए? जो प्राकृतिक हो। मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि हम लोगों को खान पान में प्रकृति के जितने नज़दीक रह सकें वो करना चाहिए। मोटे अनाज को ज़रूर अपने खान पान में शामिल करना चाहिए। उससे हमारी अपने शरीर की स्वस्थ रहने की क्षमता बढ़ेगी और रोगों से हमारी प्रोटेक्शन अपने आप ही होगा। और जब हम हेल्दी रहेंगे तो ऑब्वियसली देश भी हेल्दी होगा और हर आदमी, हर किसान जो ये मोटा अनाज पैदा कर रहा है उसका भी अर्थव्यवस्था अच्छी रहेगी।